हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिस पर हम हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। और हरियाणा जीके की एक खास प्लेलिस्ट भी बना रखी है और हर रोज आपको इस प्लेलिस्ट में एक न्यू वीडियो मिलती है, जिसे आप एक बार जरूर चेक कर सकते हैं। जिन भी कैंडिडेट ने अभी तक लास्ट वीडियो को नहीं देखा है, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो पीछे की सभी वीडियो जरूर देखें, ताकि आपकी तैयारी पूरी तरह से सीरीज वाइज चलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 111। प्रदेश में प्रचलित लोक नृत्यों में से कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए छठी नृत्य, ऑप्शन नंबर बी घोड़िया नृत्य, ऑप्शन नंबर सी डमरू नृत्य, ऑप्शन नंबर डी तीज का नृत्य। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डमरू नृत्य। डमरू नृत्य हरियाणा राज्य का एक प्रमुख पारंपरिक लोक नृत्य है, जिसे विशेष रूप से पुरुषों द्वारा महाशिवरात्रि के अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य में नर्तक अपने हाथों में डमरू लेकर भगवान शिव का आराधना करते हैं। डमरू, जो कि भगवान शिव का प्रिय वाद्य यंत्र है, इस यंत्र का केंद्रीय तत्व होता है। नर्तक पारंपरिक परिधान पहनकर समूह में तालबद्ध रूप से नृत्य करते हैं, जिससे एक आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण होता है। यह नृत्य हरियाणा की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतीक है। डमरू नृत्य के माध्यम से नर्तक भगवान शिव की भक्ति और तांडव रूप का प्रदर्शन करते हैं। यह नृत्य न केवल धार्मिक उत्सवों का हिस्सा है, बल्कि हरियाणा की समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराओं को भी दर्शाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह नृत्य विशेष रूप से लोकप्रिय है और महाशिवरात्रि के अवसर पर इसे बड़े उत्साह के साथ प्रस्तुत किया जाता है। डमरू नृत्य हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो राज्य की धार्मिक आस्था और लोक परंपराओं को जीवंत बनाए रखता है। यह नृत्य न केवल मनोरंजन का माध्यम है, बल्कि समाज में धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को भी प्रोत्साहित करता है। प्रश्न नंबर 112। हरियाणा में प्रचलित गौड़ी लोक नृत्य का आयोजन प्रमुख रूप से किस अवसर पर किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए फागुन माह में, ऑप्शन नंबर बी सावन माह में, ऑप्शन नंबर सी पुत्र जन्म के अवसर पर, ऑप्शन नंबर डी विवाह के अवसर पर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी विवाह के अवसर पर। गौड़ी बाजा नृत्य हरियाणा का एक पारंपरिक लोक नृत्य है, जो विशेष रूप से विवाह समारोहों के अवसर पर पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह नृत्य विवाह की बारात के दौरान उत्साह और उल्लास को प्रकट करने के लिए किया जाता है। इसमें नर्तक एक विशेष प्रकार की कागज और बांस से बनी घोड़े की आकृति को कमर पर बांधते हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे घोड़े पर सवार हैं। नर्तक पारंपरिक वेशभूषा में सजकर, घुंघरू बांधकर, ढोलक, नगाड़ा, शहनाई आदि वाद्य यंत्रों की धुन पर नृत्य करते हैं। इस नृत्य में दो प्रमुख पात्र होते हैं, एक नायक और दूसरा नायिका का अभिनय करता है। नृत्य के दौरान यह पात्र हास्य और व्यंग्य से भरपूर संवादों और मुद्राओं के माध्यम से दर्शकों का मनोरंजन करते हैं। यह नृत्य खुले स्थान पर या गलियों में चलता फिरता होता है, जिसमें दर्शक भी नृत्यकों के साथ चलते हैं, जिससे वातावरण में हर्षोल्लास और सामूहिकता की भावना उत्पन्न होती है। घोड़ी बाजा नृत्य हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो सामाजिक समरसता, उत्सव धर्मिता और लोक परंपराओं को जीवंत बनाए रखने में सहायक है। यह नृत्य न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि हरियाणवी समाज की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी है। प्रश्न नंबर 113। हरियाणा में स्थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा, ऑप्शन नंबर बी नरवर्धन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी मराठा सदाशिवराव द्वारा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन द्वारा। स्थानेश्वर महादेव मंदिर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर स्थानेश्वर में स्थित एक प्राचीन और पवित्र शिव मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसकी स्थापना स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा की गई मानी जाती है, जहां उन्होंने प्रथम बार शिवलिंग की स्थापना की थी।
महाभारत काल में पांडवों और भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध से पूर्व इस स्थान पर भगवान शिव की पूजा कर विजय का आशीर्वाद प्राप्त किया था। यह मंदिर कुरुक्षेत्र की 48 कोस तीर्थ यात्रा का अभिन्न हिस्सा है और इसके दर्शन के बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है। मंदिर की वास्तुकला में गुंबद आकार छत और प्राचीन कलाकृतियां विशेष आकर्षण है। मंदिर परिसर में स्थित पवित्र सरोवर का जल रोगों के निवारण में सहायक माना जाता है। कहा जाता है कि राजा बाण का कुष्ठ रोग इस जल से ठीक हुआ था। मंदिर के निकट सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी के प्रवास स्थल पर एक गुरुद्वारा भी स्थित है। महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ विशेष मेला आयोजित होता है जिसमें हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं। स्थानेश्वर मंदिर धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और हरियाणा की समृद्ध विरासत का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 114, 11 रुद्री शिव मंदिर हरियाणा के किस नगर में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पानीपत, ऑप्शन नंबर बी कैथल, ऑप्शन नंबर सी जींद, ऑप्शन नंबर डी हिसार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कैथल। 11 रुद्री शिव मंदिर हरियाणा के कैथल जिले में स्थित एक प्राचीन और पवित्र शिव मंदिर है। इस मंदिर की स्थापना महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई थी। महाभारत युद्ध के पश्चात युद्ध में मारे गए लाखों सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए श्री कृष्ण ने यहाँ 11 रुद्रों की स्थापना की थी। यह मंदिर कैथल शहर को छोटी काशी के नाम से भी प्रसिद्ध करता है। मंदिर में स्थापित 11 रुद्रों के नाम है कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शस्ता, अजपाद, अहिबरुद्ध, शंभु, चंड और भव। ऐसा माना जाता है कि ये सभी रुद्र काशी में उत्पन्न हुए थे और बाद में श्री कृष्ण ने इन्हें कैथल में स्थापित किया। मंदिर की वास्तुकला में गुंबद आकार छत और प्राचीन कलाकृतियों विशेष आकर्षण है। मंदिर परिसर में भगवान शिव की बड़ी प्रतिमा और रथ में अर्जुन को उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण का चित्र भी स्थापित है। श्रावण मास में महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ विशेष पूजा अर्चना और मेलों का आयोजन होता है जिसमें देश भर से श्रद्धालु भाग लेते हैं। मंदिर कैथल रेलवे स्टेशन से लगभग 850 मीटर और चंडीगढ़ हवाई अड्डे से लगभग 120 किलोमीटर दूर स्थित है। 11 रुद्री शिव मंदिर धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और हरियाणा की समृद्ध विरासत का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 115, रोहतक के बेरी गांव में रोडमल मंदिर में स्थित शिवालय का निर्माण कब करवाया गया? ऑप्शन नंबर ए 1825 में, ऑप्शन नंबर बी 1875 में, ऑप्शन नंबर सी 1892 में, ऑप्शन नंबर डी 1995 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1892 में। रूडमल मंदिर हरियाणा के झज्जर जिले के बेरी कस्बे में स्थित एक प्राचीन और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। इस मंदिर का निर्माण 1892 ईस्वी में 3 भाइयों लाला रूडमल, सूरजभान और गिरधारी लाल द्वारा संयुक्त रूप से करवाया गया था। मंदिर की स्थापत्य कला और धार्मिक महत्व के कारण यह क्षेत्र में विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। मंदिर परिसर में भगवान शिव का एक शिवालय स्थित है जिसकी स्थापना 1953 में की गई थी। इसके अतिरिक्त मंदिर में राधा कृष्ण की सुंदर मूर्तियां भी स्थापित है जिन्हें स्थानीय लोग नंदनंदन ठाकुर के नाम से पूजते हैं। रूडमल मंदिर की विशेषता इसकी धार्मिक गतिविधियां और सांस्कृतिक आयोजनों में भी परिलक्षित होती है। यहाँ महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी और अन्य प्रमुख हिंदू त्योहारों पर विशेष पूजा अर्चना और भजन कीर्तन का आयोजन होता है जिसमें स्थानीय जनता के साथ साथ दूर दराज से श्रद्धालु भाग लेते हैं। बेरी कस्बा झज्जर जिले में स्थित है और राज्य के अन्य प्रमुख शहरों से सड़क मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। मंदिर तक पहुंचने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन झज्जर है जो लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रूडमल मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत का भी एक महत्वपूर्ण प्रतीक है जो क्षेत्र की ऐतिहासिक और धार्मिक परंपराओं को सुरक्षित और प्रचारित करता है।
दोस्तों, इस चैनल पर हरियाणा की गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी न्यूज़ को आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और आप लोगों के लिए ही हमने हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें आपको हरियाणा के इतिहास, संस्कृति, भूगोल, प्रसिद्ध व्यक्ति, प्रमुख घटनाएं और हरियाणा से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस प्लेलिस्ट में हम हरियाणा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को संक्षिप्त रूप में पढ़ रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। यह वीडियो सीरीज हरियाणा के कैंडिडेट और कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए एक बहुत उपयोगी है। यहाँ आपको हरियाणा के प्रमुख स्थल, ऐतिहासिक घटनाएं और अन्य जानकारी मिलेगी। हमारी कोशिश है कि हरियाणा से जुड़ी जानकारी को बहुत आसान तरीके से आप लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि किसी भी कैंडिडेट को अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए जिस नॉलेज की ज़रूरत होती है वो उसको मिल सके। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हमारी हरियाणा जीके के प्लेलिस्ट के इस पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न नंबर 116, माता शीतला देवी का प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए नारनौल में, ऑप्शन नंबर बी रेवाड़ी में, ऑप्शन नंबर सी गुरुग्राम में, ऑप्शन नंबर डी जींद में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गुरुग्राम में। श्री माता शीतला देवी मंदिर हरियाणा के गुरुग्राम शहर में स्थित एक प्राचीन और प्रतिष्ठित मंदिर है, जो माता शीतला को समर्पित है। माना जाता है कि यह मंदिर लगभग 500 वर्ष पुराना है और इसकी स्थापना महाभारत काल की गुरु माता कृपी, जिनकी गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी की स्मृति में की गई थी। कृपी देवी ने अपने जीवन को बीमार बच्चों, विशेषकर चेचक से पीड़ित की सेवा में समर्पित कर दिया था, जिसके कारण उन्हें शीतला माता के रूप में पूजा जाने लगा। मंदिर का वर्तमान स्वरूप 18वीं शताब्दी में भरतपुर के राजा जवाहर सिंह द्वारा मुगलों पर विजय के उपलक्ष्य में निर्मित किया गया था। मंदिर की वास्तुकला में राजधानी और मुगल शैली का सुंदर समन्वय देखा जा सकता है, जिसमें लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का उपयोग प्रमुखता से किया गया। मंदिर का वर्तमान स्वरूप 18वीं शताब्दी में भरतपुर के राजा जवाहर सिंह द्वारा मुगलों पर विजय के उपलक्ष्य में निर्मित किया गया था। मंदिर की वास्तुकला में राजस्थानी और मुगल शैली का सुंदर समन्वय देखा जा सकता है, जिसमें लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का उपयोग प्रमुखता से किया गया है। मंदिर में चैत माह की शीतला अष्टमी, वसंत और शरद नवरात्रि के अवसर पर विशाल मेलों का आयोजन होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। मंदिर परिसर में स्थित प्राचीन बरगद के वृक्ष पर मन्नत का धागा बांधने की परंपरा भी प्रचलित है। प्रश्न नंबर 117, हरियाणा प्रदेश में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए खंडका, ऑप्शन नंबर बी पगड़ी, ऑप्शन नंबर सी तोड़ा, ऑप्शन नंबर डी पगड़। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए खंडका। हरियाणा की पारंपरिक पगड़ी, जिसे खंडका भी कहा जाता है, राज्य की सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक सम्मान का प्रतीक है। यह पगड़ी पुरुषों द्वारा विशेष अवसरों, सामाजिक समारोहों और धार्मिक आयोजनों में पहनी जाती है। खंडका शब्द पगड़ी के कई स्थानीय नामों में से एक है, जैसे पग, पाग, साफा, खंडका, मुरेठा आदि, जो हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित है। पगड़ी का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है और इसे सिर को सर्दी, गर्मी, धूप, लू, वर्षा आदि से सुरक्षित रखने के लिए भी पहना जाता है। समय के साथ यह सामाजिक मान, सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गई। गांवों में पगड़ी का विशेष महत्व है। उदाहरण स्वरूप, किसी विवाद को सुलझाने के लिए बुजुर्ग अपनी पगड़ी उतारकर मध्यस्थता करते हैं, जिसे पगड़ी बदल भाई की परंपरा कहा जाता है। वर्तमान में हरियाणा सरकार और विभिन्न सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से पगड़ी की परंपरा को पुनर्जीवित किया जा रहा है। सूरजकुंड मेले और रत्नावली महोत्सव जैसे आयोजनों में पगड़ी बांधने की कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं, जहां युवा पीढ़ी को पगड़ी बांधने की कला सिखाई जाती है। इस प्रकार खंडका न केवल हरियाणा की पारंपरिक वेशभूषा
का हिस्सा है, बल्कि यह राज्य की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक मूल्यों का भी प्रतिनिधित्व करती है। प्रश्न नंबर 118, हरियाणा में राजपूती ढंग की बड़ी पगड़ी को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए साफा, ऑप्शन नंबर बी दोहरा, ऑप्शन नंबर सी पाग, ऑप्शन नंबर डी टोपी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पाग। हरियाणा की पारंपरिक वेशभूषा में पाग एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जो विशेष रूप से राजपूती शैली की बड़ी पगड़ी के रूप में जानी जाती है। यह पगड़ी न केवल सामाजिक सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक है, बल्कि यह राज्य की सांस्कृतिक विरासत का भी अभिन्न हिस्सा है। हरियाणा में पगड़ी को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे पग, पाग, खंडका, साफा, मुरेठा आदि। पाग की लंबाई और बांधने की शैली क्षेत्रीय विविधताओं के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। राजपूती पाग विशेष रूप से बड़ी और भव्य होती है, जिसे बांधने में विशेष कौशल की आवश्यकता होती है। इसका रंग और डिजाइन अवसरों के अनुसार चुना जाता है, जैसे केसरिया रंग वीरता और बलिदान का प्रतीक है, जबकि सफेद रंग शांति और शौक का संकेत देता है। पगड़ी का सामाजिक महत्व इतना अधिक है कि गांवों में विवादों के समाधान के लिए पगड़ी बदल भाई की परंपरा प्रचलित रही है, जिसमें दो पक्ष पगड़ी बदलकर आपसी भाईचारे की घोषणा करते हैं। वर्तमान में हरियाणा सरकार और विभिन्न सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से पगड़ी की परंपरा को पुनर्जीवित किया जा रहा है। सूरजकुंड मेले जैसे आयोजनों में पगड़ी बांधने की कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं, जहां युवा पीढ़ी को पगड़ी बांधने की कला सिखाई जाती है। इस प्रकार पाग हरियाणा की सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक मूल्यों और ऐतिहासिक परंपराओं का प्रतीक है, जो राज्य की गौरवशाली विरासत को दर्शाती है। प्रश्न नंबर 119, प्रदेश में प्रचलित निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? ऑप्शन नंबर ए फूल, ऑप्शन नंबर बी बटन, ऑप्शन नंबर सी हंसला, ऑप्शन नंबर डी गलसरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बटन। हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत में पारंपरिक आभूषणों का महत्वपूर्ण स्थान है, जो न केवल सौंदर्यवर्धन के लिए बल्कि सामाजिक स्थिति, वैवाहिक स्थिति और धार्मिक विश्वासों के प्रतीक के रूप में पहने जाते हैं। महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले प्रमुख आभूषण की बात करें तो सिर और माथे के आभूषण में बोरला, श्रृंगार पट्टी, रखड़ी, टिक्का, मोड़ और मेहंद प्रमुख हैं, जो विवाह और त्योहारों के अवसर पर पहने जाते हैं। कान के आभूषण झुमकी, कर्णफूल, मुर्की, ओगना और मोरूवर जैसे आभूषण कानों की शोभा बढ़ाते हैं। नाक के आभूषण नथ, कोका, लौंग और बेशरी नाक में पहने जाने वाले प्रमुख आभूषण हैं, जो विशेष रूप से विवाहित महिलाओं द्वारा धारण किए जाते हैं। गले के आभूषण हंसली, मटरमाला, गुलबंद, कंठी और चंदनहार गले में पहने जाते हैं, जो पारंपरिक पोशाक के साथ मेल खाते हैं। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले प्रमुख आभूषण गले के आभूषण में गोफ, कंठला, जंजीर और पत्थरी पुरुषों द्वारा गले में पहने जाते हैं, जो उनकी सामाजिक स्थिति और परंपरा का प्रतीक है। कान के आभूषण मुर्की और जंजीरा पुरुषों द्वारा कानों में पहने जाते हैं, जो उनकी सांस्कृतिक पहचान को दर्शाते हैं। प्रश्न नंबर 120, आलू में स्तंभ कैंकर एवं काला पंडीदार शलभावृत का कारक है? ऑप्शन नंबर ए 2 कवक, ऑप्शन नंबर बी 1 कवक और 1 जीवाणु, ऑप्शन नंबर सी 1 कवक, ऑप्शन नंबर डी 1 कवक एवं 1 विषाणु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 कवक। आलू में स्तंभ कैंकर एवं काला पंडीदार या शलभावृत नामक कवक के कारण होता है। यह एक मृद जनित रोग है, जो आलू की फसल को अंकुरण से लेकर कटाई तक प्रभावित करता है। स्तंभ कैंकर मुख्यतः पौधे के तनों के आधार पर संक्रमण करता है। इससे तना सड़ने लगता है, जिस पर धंसे हुए भूरे काले धब्बे दिखाई देते हैं। संक्रमित पौधों की वृद्धि रुक जाती है और पौधे मुरझा जाते हैं। काला पंडीदार रूप में यह रोग कंधों पर काले, कठोर पपड़ी जैसे संरचनाएं बनाता है, जिन्हें स्क्लेरेसिया कहा जाता है। यह स्क्लेरेसिया रोगजनक का शीतकालीन रूप होता है और यह मिट्टी
में लंबे समय तक जीवित रह सकता है। संक्रमित कंदों का अंकुरण बाधित होता है और उपज में भारी कमी आती है। नियंत्रण हेतु उपाय की बात करें तो बीज उपचार में कार्बनडिजम या थायरम से बीज कंदों का उपचार करें, फसल चक्र में अपनाएं और रोग मुक्त बीज का प्रयोग करें। खेत की अच्छी जल निकासी बनाए रखें। तो दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही वीडियो को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।